ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं फ्राइडे के लिए खास प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। कभी कभी कुछ रेगुलर प्रोग्राम्स करना काफी मुश्किल हो जाता है। सैयद अली मुश्तबा साहब मसरूफियत चूंकि काफी है, किताबें लिखते हैं, सेमिनार्स में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, तो कभी कभी मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो वक्त निकालते हैं बाकायदा मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों के लिए। और ये प्रोग्राम काफी पॉपुलर है। साउथ एशिया पर खास अकेला प्रोग्राम है हमारे इस चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आज का भी बहुत ही बेहतर प्रोग्राम होने जा रहा है। इस वक्त का जो हम एक बार फिर साउथ एशिया के मुख्तलिफ मुल्कों में क्या कुछ हो रहा है और क्या उसका असर भारत पर होने वाला है, ये सब हम बात करेंगे। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। आपसे अफगानिस्तान, भारत और अमेरिका के रिश्ते, पाकिस्तान के हालात, बांग्लादेश के हालात और कई क्रिकेट के साथ जो सियासत हो रही है उस सब पर बात करनी है। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ है? क्या भारत ने ट्रंप के दबाव का कोई हल निकाल लिया है? क्या ये यूरोपियन यूनियन के साथ जो अभी ताजा समझौते हुए हैं, उनको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या है, क्या यूरोप भी और भारत भी दोनों ट्रंप के दबाव में परेशान है और इन्होंने अपना एक नया रास्ता चुना है? कैसे देख रहे हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। मेरे सामाइन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जो है अपनी खबर का या चर्चा का जो है आगाज जो है आज नई दिल्ली से कर रहे हैं। और अभी 2 दिन पहले जो है वो इंडिया का और यूरोपियन यूनियन का जो है वो एक ट्रेड डील हुआ है जो कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। और इसको इंडियन मीडिया ने कहा है कि मदर ऑफ ऑल डील, मदर ऑफ ऑल डील्स है। अब इसमें जो है पहले समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि यूरोपियन यूनियन क्या है। यूरोपियन यूनियन जो है एक संगठन है जो कि सारे वेस्टर्न यूरोपियन ममालिक का एक संगठन है। जैसे हमारे यहाँ सार्क हुआ करता था, उसी तरह से मुख्तलिफ मुल्क जो है वो मिला करके उसने एक यूरोपियन यूनियन बना दिया है, जिनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। एक चीज और खास इसमें है कि ब्रिटेन या इंग्लैंड इसका हिस्सा नहीं है, वो एग्जिट हो गया। तो अब यूरोपियन यूनियन जो है वो जितने भी यूरोपियन ममालिक हैं उनकी एक संगठन है और वो साथ साथ काम करते हैं। मतलब वो एक इंडिविजुअल कंट्री के लिए नहीं करते हैं, बल्कि सारे कंट्री को साथ मिला करके किसी भी मुल्क के साथ वो बहुत सारे डील करते हैं। तो अभी जो हमारा हिंदुस्तान का जो डील हुआ है, जिसको मदर ऑफ ऑल डील कहते हैं, वो कहते हैं कि साहब यूरोपियन यूनियन से हो गया और उसमें बहुत सारी चीजों के ऊपर जो है वो मतलब संधि हुई है, हस्ताक्षर हुआ है। और ये जो संकेत दे रहा है कि अब जो है हम डिपेंडेंट अमेरिका के ऊपर नहीं है और हम जो है वो मतलब दूसरी भी जगह जो हम तलाश कर सकते हैं। तो जिसके लिए हम अमेरिका के पास जा रहे थे वो चीजें जैसे एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, मतलब बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसके लिए हम अमेरिका के पास जाते थे और अमेरिका से मतलब अपना मतलब संधि करते थे या उनसे जो है ये करते थे। तो अब ये फोकस जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो अमेरिका से हट के अब यूरोपियन यूनियन पे आ गई है। अब यहाँ पे जो बातचीत जो अभी चल रही है वो जो इस खबर से बाहर चल रही है कि क्या यूरोपियन यूनियन अमेरिका को सब्स्टिट्यूट करेगा, क्या यूरोपियन यूनियन अमेरिका को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो लोगों का अलग अलग मानना है। हमारे जो जो जयशंकर साहब हैं और जो भी लोग हैं जो कि हमारे कंट्री को चला रहे हैं, उनका तो मंशा यही है कि हम जो है वो 50% के टैरिफ में नहीं रह सकते हैं। हम तो मतलब ये है कि यूरोपियन यूनियन के साथ हम रहेंगे। लेकिन बात यहाँ पे ये भी आ रही है अभी कि
एक तरफ तो यह है कि अब जो है, जो अभी हालात है पूरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की और इंटरनेशनल जो एटमॉस्फेयर है, उसमें यूरोपियन यूनियन भी जो है वो अमेरिका के खिलाफ है। और यूरोपियन यूनियन भी, पहले तो यह है कि अमेरिका ने हाथ उठाया तो सारे यूरोपियन यूनियन वाले जो है उन्होंने हाथ उठा दिया, लेकिन ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यूरोपियन यूनियन भी जो है वो बिल्कुल अमेरिका के साथ नहीं है। और इसी का संकेत जो है इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो ट्रेड डील है या जो डील है वही कहलाता है। अब इसके आगे जो मैं अभी कोई टिप्पणी करने से मतलब परहेज कर रहा हूं, इसलिए कि क्या यूरोपियन यूनियन अमेरिका को रिप्लेस करेगा, क्या अमेरिका को साइडलाइन इंडिया कर देगी, मुझे इस पे बहुत डाउट लग रहा है। क्योंकि अभी भी जो है अमेरिका, आप माने ना या माने, वो कहते हैं कि हाथी मर भी जाता है तो 9 मन का होता है, उसकी डेड बॉडी जो है वो भी 9 मन की होती है। हमारे और आपके बराबर नहीं है, हमारी बहुत अगर होगी तो 60 किलो की होगी या 100 किलो की होगी, लेकिन हाथी की जो है, तो मैं ये कह रहा था कि अमेरिका का वेट अभी जो है वो ग्लोबल लेवल पे बहुत ज्यादा है। तो अब ये देखिए कि ये जो डील हमारे साथ हुई है ये कितनी लाभदायक होगी और कितना अमेरिका से हम जो है वो अलग हो सकते हैं। अब इसी के साथ साथ एक और खबर है जो कि इसी के साथ रन करना चाहिए, वो ये है कि अब शायद ट्रेड डील की वजह से यूरोपियन यूनियन से, या फिर इंडिया ने जो हाथ खींच लिया है ऑयल लेने से रशिया से, तो अब अमेरिका के किसी ओहदेदार ने बाकायदा वॉशिंगटन से अनाउंस किया है कि इंडिया के ऊपर जो 25%, 50 की जगह पे जो 25% टैरिफ था वो हट जाएगा और उसकी बातचीत हो रही है। अब कभी अनाउंसमेंट हो जाएगा, अब इंडिया के ऊपर जो है जो 25% टैरिफ है वही लगेगा। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ें तो शायद अमेरिका के ऊपर ये प्रेशर पड़ा है कि वो जो है मतलब कभी तो कह रहे हैं कि 500% हम टैरिफ लगा देंगे आपके ऊपर। तो ये इंडिया ने एक तरह से समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक कू किया है अमेरिका के साथ, और वो जाके अमेरिकन यूरोपियन यूनियन के साथ अपनी संधि किया है ताकि जो आश्रित हो रहे थे अमेरिका के ऊपर उसका जो प्रेशर है वो हट गया है। तो यही खबर है। अब ये क्या क्या डील हुआ, यानी इसमें ऐसा लग रहा है कि ट्रंप के दबाव वाली पॉलिटिक्स को दूसरे मुल्क भी सीख रहे हैं। यानी तकरीबन आपने गांव देहात में कहीं मिसाल सुनी होगी, आपने एक मिसाल का जिक्र किया, मरा हुआ हाथी भी 9 मन का, तो तकरीबन ऐसा ही अगर आपको बंदूक का लाइसेंस चाहिए तो तोप का लाइसेंस मांगिए, बंदूक तो मिल ही जाएगी। तकरीबन इसी तरह का ट्रंप साहब भी यही कर रहे हैं, हर हफ्ते 2 हफ्ते में 25% एक्स्ट्रा कह देते हैं कि इतना टैरिफ और लगेगा। अब शायद भारत भी और यूरोप भी उसी तरह से दबाव की पॉलिटिक्स कर रहा है। आने वाला वक्त बताएगा। ये दुनिया की सियासत का कल्चर बदल रहे हैं ट्रंप साहब मुसलसल धमकियों के जरिए। अच्छा, अब चलना चाहता हूं मैं अफगानिस्तान की तरफ। अफगानिस्तान और रूस के बीच में डिफेंस के सिलसिले में काफी बात हो रही है। डिफेंस के सिलसिले की बात एक ऐसे मुल्क के साथ जिसको अभी यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? रूस का जो ये कदम है। जी जी जी, ये जो बहुत बड़ा कदम है कि पहले तो हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम में जो अफगानिस्तान के एम्बेसडर थे वो गए थे वहां पे रशिया में, और उन्होंने जो है पुतिन साहब को अपना क्रेडेंशियल दिया था और वो आपके वो वहाँ एम्बेसी में, अफगानिस्तान की एम्बेसी में आके बैठ गए हैं। अब ये जो नया जो अभी डेवलपमेंट हुआ है कि अफगानिस्तान के एक ओहदेदार हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं जो कि रशिया गए थे और रशिया में उन्होंने अफगानिस्तान की सिक्योरिटी की बात की थी। जो डिफेंस डील में, मतलब एक तो डिफेंस डील होता है कि भाई हमने आपसे ये हथियार खरीद लिया, वो हथियार खरीद लिया, ये कर दिया। अब रशिया जो है वो इस लेवल पे जा रहा है कि वो अफगानिस्तान की सिक्योरिटी को मतलब बहाल करने के लिए उसके पीछे आ रहा है। अब मुझे जो है यहाँ पे फिर से जो 1979 में रशिया का इन्वेजन हुआ था अफगानिस्तान के ऊपर, जिसके ऊपर जो है मुजाहिदीन बने थे और अमेरिका ने पूरी अपना तन मन धन
लगा दिया था उनको हटाने के लिए और मुजाहिदीन के थ्रू। और फिर 10 साल का जो है वक्फा, जो मुजाहिदीन को छोड़ दिया था उन्होंने कि तुम अपने आप में ही लड़े मरो, तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद अमेरिका का इंटरवेंशन 2001-2002 में, जब 9/11 हुआ था 2001 में, और उसके बाद जो है अमेरिका जो है वो छोड़ के अफगानिस्तान चली गई 2021 में। अब ये सब घटनाक्रम को अगर हम आप देखेंगे तो अब अफगानिस्तान जो है वो फिर से रशिया के पास जा रहा है। और अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है कि जब ये रशिया के पास जा रहा है अपनी सिक्योरिटी के लिए, तो अमेरिका क्या करेगा? ये मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूं कि अमेरिका क्या करेगा। वो यही करेगा जो मुझे लग रहा है कि वो पाकिस्तान को यूज करेगा अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की, जो कि शुरू होगी कहानी। अब ये कहानी आगे भी बढ़ेगी क्योंकि पाकिस्तान ही उसका क्लाइंट स्टेट है और वो यही चाहेगा कि पाकिस्तान के थ्रू जो है वो अफगानिस्तान के अंदर हम कुछ डिस्टेबलाइज करें और वहां पे ये खित्ते में जो है हम फिर से पीस को जो है वो डेवलप करने नहीं दें। तो ये तो बहुत फ्यूचरिस्टिक है अगर अमेरिका अकोमोडेट कर लेता है रशिया को इस मामले में कि ठीक है साहब आप जाइए। लेकिन यही एक ट्रिगर है जो मुझे लगता है कि ये अभी और आगे बढ़ेगा। हम आप देखते रहे कि कितना रशिया जो है का इन्वॉल्वमेंट होता है अफगानिस्तान में। और जाहिर सी बात है कि जब रशिया का इन्वॉल्वमेंट होगा अफगानिस्तान में तो अमेरिका तो चुप बैठने वाला नहीं है, क्योंकि आपको हमने बता दिया। अच्छा, तकरीबन ये जो आप थोड़ी सी एहतियात से बात कह रहे हैं, मुझे तो उसकी शुरुआत होती नजर आ रही है। अभी जिस किस्म के रिश्ते तालिबान की सरकार के पाकिस्तान के साथ हैं, वो गड़बड़ी का मामला तो अभी से शुरू हो चुका है, चाहे वो भारत के बहाने से हुआ हो, भारत की वजह से हुआ हो। क्योंकि भारत और तालिबान के जब ताल्लुकात बढ़े तो पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के ताल्लुकात गड़बड़ा गए। इस बीच में वो रूस भी पहुंच गए और सिक्योरिटी के मामले में वो मदद चाह रहे हैं। तो जाहिर है उसमें फिर बैक टू स्क्वायर वन, जिस तरह से पहले मुझे याद है हिलरी क्लिंटन का कांग्रेस का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि इनको तो हम नहीं बनाए जिनसे हम लड़ रहे हैं, ये तो सब हमारे ही बनाए हुए हैं, सऊदी ब्रांड ऑफ इस्लाम, हमारे हथियार और ये सब कुछ हुआ। वो बताती हैं शायद वो फिर साइकिल दोबारा आने वाली है। जो बात आपने कही है उसमें बहुत ही दम है, बहुत ही अहम बात है। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच में कुछ कैदियों के अदला बदली के सिलसिले में बातचीत की भी एक खबर है, वो क्या कुछ है? जी, अमेरिका का एक जो कैदी है वो अभी अफगानिस्तान के जेल में बंद है, उसका नाम है डेनिस कोयल। वो जो है वो काफी टाइम से 2021 के बाद से लेके अभी तक जो है वो बंद है। अब उसकी मतलब ये है कि उसके रिहाई की जो है वो बैकडोर चैनल से जो है वो बातचीत हो रही है, फ्रंट में कोई बात नहीं आ रही। देखिए, अमेरिका का अपना मौकिफ है कि कोई भी अमेरिकन को अमेरिका जो है वो किसी दूसरे के प्रिजन में नहीं रहने देता है और किसी न किसी तरह से उसको आजाद करता है, चाहे वो डिप्लोमेटिकली करे चाहे फाइनेंशियली करे, किसी तरह से। तो अमेरिका के लिए जो उसका सिटीजन है डेनिस कोयल जो है वो बहुत अहम है। अब इसके ऊपर हमारे जो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद स्पोक्स पर्सन है जी, उन्होंने वो कही है, उन्होंने कहा है कि बाकायदा एक बातचीत हो, क्योंकि अभी जो अमेरिका के प्रिजन में बहुत सारे अफगानी जो हैं वो बंद हैं, जो कि 2001 के बाद से जो है यहाँ से कैप्चर किए गए थे अफगानिस्तान से और उनको गुआंटानामो बे में जाकर के क्यूबा एक कंट्री है जहां अमेरिका ने मतलब अपनी दादागिरी करके उस कंट्री के अंदर जो है एक प्रिजन बना दिया, गुआंटानामो बे जिसका नाम है, और वहां जो है अफगानी प्रिजन को रखा उन्होंने और वो सब कहानी तो आती रहती थी। तो अब वो जो बे की जो गुआंटानामो बे की जो प्रिजन है वो तो बंद हो गया है। अब वहां से बहुत सारे प्रिजनर जो अफगानिस्तान के हैं वो अमेरिका के जेल में बंद है और जब अमेरिका के यहाँ बंद है और भी बहुत सारे अफगानिस्तान। तो मुझे जहां तक लगता है कि जो अफगान प्रिजनर हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा का मतलब है कि यहाँ तो डेनिस कोयल एक आदमी है, वहां तो सैकड़ों होंगे जो अफगानिस्तान के हैं नागरिक जो कि बंद है वहां। तो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब उनको छुड़वाने की बात कर रहे हैं।
और उन्होंने कहा है कि अगर हम अमेरिकन प्रिजनर को छोड़ेंगे तो आपको जो है हमारे प्रिजनर को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन फिर उन्होंने एक साथ कहा कि अभी इसके ऊपर कोई मतलब ठोस बात नहीं हो रही है, लेकिन डेनिस कोयल को छुड़वाने के लिए जो है मतलब ये है कि कुछ गुफ्तगू चल रही है, कुछ हो रहा है। तो अभी देखिए अभी आगे क्या होता है, लेकिन ये एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर POW ये जो है ये सिलसिला अब शुरू हो रहा है। अब कितनी जल्दी ये खत्म होगा, कितना जल्दी वहां होगा। अमेरिकन ने तो अपना ट्रुप को वापस कर दिया, ट्रम्प साहब ने कहा था कि, और उससे पहले भी उन जो पिछले जो थे एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने कहा था कि हम अफगानिस्तान से अपने ट्रुप्स को हटा रहे हैं, तो वो तो कमिटमेंट खत्म हो गया। अब उसके बाद एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं, तो उसमें अफगानी के वहां हैं, उनको जो है वापस करना होगा अमेरिका को। कब तक उनको रखेंगे वहां? और ये जो है ये कह रहे हैं कि हम आपके प्रिजनर को वापस करेंगे जब आप हमारे प्रिजनर्स को वापस करें। तो यही किस्सा जो है वो अभी जी हाँ, कैदियों की अदला बदली के लिए बातचीत चल रही है। जाहिर है वो एक के बदले एक नहीं होगा, एक के बदले सैकड़ों भी हो सकते हैं। और हमने जिस तरह से गाजा में भी अदला बदली होती देखी कैदियों की, जब कैदियों की अदला बदली होती है वो अपने अपने डिमांड्स रखते हैं। और ग्वांतानामो बे का आपने जिक्र किया, ग्वांतानामो बे एक ऐसी बदनाम जमाना जेल थी, और वहां ले जाने से पहले वो बगराम एयरबेस पर उन्होंने एक डिटेंशन सेंटर बनाया हुआ था काबुल में, अमेरिकन ने वहां रखते थे, वहां के बाद वहां ले जाते थे। और ऐसी हमने कुछ ऐसी किताबें पढ़ी हैं, कुछ ऐसे जो इनमेट्स ने बाद में बताया है उनके साथ बहुत ज्यादती होती रही है, और अब भी कुछ लोग बंद हैं। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं आगे। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का ये क्या ये सक्शगम वैली जिसे कह रहे हैं, वो क्या नया मामला शुरू हुआ है? इसके बारे में भी थोड़ा बताइए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान और चीन ये 3 हिस्सों में कश्मीर बटा हुआ है, और भारत दोनों जो उधर हिस्से गए हैं वो भारत अपना दावा करता है। क्या कुछ है, नई चीज क्या कुछ है वहां? जी, पहले मैं शाक्षम वैली के बारे में आपको मतलब अपने सामाइन को बताऊं, क्योंकि ये गड़े मुर्दे जो हैं फिर से खड़े हो रहे हैं। हाँ। ये 1963 में जो है पाकिस्तान ने एक POK का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, जो कि मतलब जाहिर सी बात है कि वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में था, जिसको पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है थ्रू अ ट्रीटी। हाँ। और वो 1963 में, आपको याद होगा 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था। यानी उसे भारत की नजर से देखा जाए तो एक चोर ने माल चोरी किया और दूसरे को गिफ्ट कर दिया। जी, वो हाँ। पाकिस्तान उसी टाइम जान रहा था कि अगर कोई इंडिया पाकिस्तान का फुल फ्लेज वॉर होगा तो चाइना को वो चाह रहा था कि पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि जब चाइना और पाकिस्तान का अगर एक साथ इक्वेशन बैठ जाता है तो फिर मतलब ये है कि भारत को वो कॉर्नर कर सकता है। तो ये उसी टाइम की फॉरेन पॉलिसी थी पाकिस्तान की, जिसपे इंडिया ने एतराज भी किया था कि ये तो POK है, ये तो हमारा एरिया है, लेकिन वो चलता रहा। अब मैं उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है कि अक्षय चीन जो है वो हमारा लास्ट पॉइंट है। उसके बाद जो है ये आज ही बात हो रही थी कि सोल्टियार मतलब एक रेंज है जो कि काराकोरम रेंज के साथ निकलता है, और जो चाइना का लास्ट जो है जो कि जिनजियांग प्रोविंस है, वहां से बाकायदा एक पास है, नेचुरल पास है, जो के ले जाता है POK में। और वहीं से जो है ये जो हमारा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो गरदार पोर्ट में जाके खत्म होता है, ये वहीं से जाता है। और यहाँ कराकोरम जो कहा जाता है वो वही इलाका है ना, कराकोरम भी बताया जाता है। कराकोरम हिल है। हाँ। और वो हिल जो है वो पर्दा देता है इंडिया को और पाकिस्तान को, या कश्मीर के उस तरफ पार्ट को। तो उस तरफ जो पास है, देखिए यहाँ पे 2 बड़े बड़े पास हैं जो कि पुराने जमाने में बहुत ज्यादा मतलब यूज होते थे। अब क्योंकि ब्रिटिश ने का अपना निजाम था, उन्होंने एक तो वो वखान कॉरिडोर है जो कि सेंट्रल एशिया से
इंडिया आता है थ्रू चाइना के ज़ेंगजोंग प्रोविंस। अब वो वखान कॉरिडोर को चाइना ने बंद कर दिया, अपने कंट्रोल में कर लिया है। अब वहां से कोई लोग नहीं, बाबर उसी से आता था। अब जो चाइना के लोग हैं जो कि पाकिस्तान जाते थे, वो इसी कॉरिडोर से जाते थे जिसको अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, शाकशाम वैली पे। तो अब आ जाइए खबर पे। खबर ये है कि चाइना उसको अपनी टेरिटरी मानता है, इसलिए कि पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया या दे दिया, गिफ्ट दे दिया, कर दिया। वहां पे कंस्ट्रक्शन चाइना करता है, और आपको मालूम है कि चाइना अपने वर्कर खुद ले जाता है, और जहां पे जो भी कंस्ट्रक्शन करना है रोड का या जो भी कुछ है, मेरे ख्याल में उसी का, क्योंकि वो रोड जो है वो सीधा जाती है गादार। और पहले जो है वही रोड जो था वो सिल्क रूट था। बहुत पहले चाइना से जो दुनिया में रोड चलती थी वो सिल्क रोड था, और वही सिल्क रूट को जो है अब चाइना वहां पे जो है वो अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, अपने जो भी उसकी जरूरियात हैं उसके ऊपर। अब इसमें भारत को ऑब्जेक्शन है। अब भारत को ऑब्जेक्शन है तो सबसे पहले तो जो हमारे मतलब जो हमारे आर्म फोर्सेस है, उन्होंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया है कि वो तो इंडिया का अटूट अंग है, उसको तो कैसे चाइना उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहा है। वो वहीं पे बंद हो गए। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद हमारी मिलिट्री जो हमारे MEA हैं, रणधीर जायसवाल, और जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया कि साहब ये चाइना इसको कुछ नहीं कर रहा। चाइना की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, सिर्फ उन्होंने कहा कि ये जो वैली है ये चाइना का अटूट अंग है। अब ये बात जो है इसको मैं अब ऐसे देखता हूं कि इंडिया को जो बोलना था, आज ही कोई साहब बोल रहे थे कि जो भी कुछ होता है वो टीवी पे ही होता है, टीवी से बाहर कुछ नहीं होता। मतलब ये सारी जो लड़ाइयां होती हैं वो टीवी पे ही होती हैं, हम ये ऐसे कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन ना ही अमित शाह, ना ही हमारे राजनाथ सिंह ने ये बताया, ना ही हमारे जो CDS हैं, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, कि आप कैसे लेंगे उसको वापस। क्या स्ट्रेटेजी आपके पास है? कितने टैंक जाएंगे, कितने एयरक्राफ्ट जाएंगे चाइना से वो POK को आजाद करने के लिए? और आप बराबर बोलते रहते हैं कि आने के 6 महीने के अंदर अंदर हम POK को ले लेंगे। तो ये सब जो खबरें हैं, ये सब जो है आपने मतलब इंडिया ने अपना एक कंसर्न रेज किया कि भाई हमारी टेरिटरी है, उस पर कैसे आप मतलब कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। लेकिन ये कहीं नहीं बताया कि उसको हमको लेने के लिए हम क्या करेंगे। तो हम और आप जो सिटीजन है, भारत के नागरिक हैं, वो तो इमोशन में बह जाते हैं कि अरे वो तो हमारी टेरिटरी है, ठीक है हमारी टेरिटरी, लेकिन उसको कौन लेगा वापस? जी, उसका वो कोई सवाल नहीं करता। जब हमारा मीडिया सवाल नहीं करता तो पब्लिक को जैसे चाहो वैसे बता लो, जैसे चाहो समझा लो, बहका लो। अच्छा, मैं अब चलना चाहता हूं। बांग्लादेश में अडानी की कंपनी बिजली का कारोबार कर रही है, उसकी एक बड़ी खबर आई है। वक्त हमारे पास अब कम रह गया है, इसलिए वो दूसरी जो एक खबर थी जिस पर हम सोचते थे बात करें, वो पिछले हफ्ते बात हो गई है। पाकिस्तान के जंगी जहाज बहुत बिक रहे हैं। अब मैं सीधे चलना चाहता हूं बांग्लादेश वाली खबर पर, क्योंकि वक्त जरा कम रह गया। जी, बांग्लादेश से 2-3 खबरें हैं, इसको जल्दी समझा लें। एक तो यह है कि अडानी का जो कोल ड्रिवन इलेक्ट्रिक जनरेशन एक प्लांट है जो कि उड़ीसा में लगा हुआ है, और वहां से अडानी जो है वो सप्लाई कर रहे हैं बिजली बांग्लादेश को। अभी जो राइटर्स की खबर आई है उस पे ये है कि ये जो इंडिया बांग्लादेश के जो अभी बिगड़ते रिश्ते हैं या मतलब कशीदगी है इंडिया और बांग्लादेश में, इस पे कोई असर नहीं पड़ा है, और अडानी अपना काम कर रहे हैं और वो बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अभी जब ये हसीना वाजिद का जो मामला हुआ था और वो जो 5 अगस्त को वो चली गई थी, तो ये खबर बहुत कसके उछली थी, और उसमें यह था कि अडानी का जो ये प्रोजेक्ट है इसको बांग्लादेश बंद कर देगी, ये खबर आ रही थी, जो कि अब उल्टी खबर हो गई है कि नहीं वो चल रहा है। और उसमें उस टाइम बात हुई थी कि अडानी ने बांग्लादेश को बहुत कसके चूना लगाया है। उसने ओवर ड्राफ्टिंग कर करके, ओवर बिलिंग कर करके, और मतलब ये है कि जो प्राइस को एस्केलेट करके उन्होंने वो किया है, और बांग्लादेश जो है वो बहुत ज्यादा मतलब खसारे में चला गया है या इसमें लॉस में है। लेकिन अब जो खबर आई है
वो ये है कि मतलब सब कुछ ठीक है और अडानी साहब जो हैं वो अपना इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। अब इसके पीछे क्या है वो तो अभी नई सरकार आएगी, तो अब नई सरकार के बारे में भी बात कर लें। एक दूसरी खबर बांग्लादेश से, मैं उसके वैसे बीच वो में ये थोड़ा है सा बीच में थोड़ा सा मैं इशारा देना चाहता हूं। अडानी साहब जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट के लोगों को घूस देने के लिए मशहूर हैं। अमेरिका में एक बहुत बड़ा केस उनके खिलाफ चल रहा है, जिसकी वजह से मोदी जी भी ट्रंप का सामना नहीं कर पाते बहुत से मामलात में। क्या इस नई सरकार में भी उन्होंने कोई रिश्वत दे दी है ताकि वो सब कुछ ठीक ठाक चले? ये एजेंसियों को चाहिए कि इस पर जांच करें। जी, आप अगली खबर की तरफ। अगली खबर ये है कि जमायत इस्लामी बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल पार्टी है और ये पूरे साउथ एशिया में सक्रिय है। हर गवर्नमेंट, हर मुल्क में, इंडिया में भी जमायत इस्लामी है, पाकिस्तान में भी जमायत इस्लामी है, बांग्लादेश में जमायत इस्लामी। और जमायत इस्लामी के बारे में यह है कि यह कट्टरपंथी इस्लामिक जमायत है, जिसमें मतलब ये है कि उनका जो विचारधारा है वो कट्टरपंथी है। अब जो नया खबर है कि जमायत इस्लामी के पॉलिटिकल पार्टी के अंदर खुलना एक शहर है पाकिस्तान बांग्लादेश में जो कि पोर्ट सिटी है, वहां पे उन्होंने एक हिंदू कैंडिडेट को खड़ा किया और उसके लिए जमायत इस्लामी के जो बड़े ओहदेदार हैं और रशीद रहमान करके कुछ नाम है, वो बाकायदा जा करके पब्लिक मीटिंग में हिंदुओं के मुहाफजत के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें आप जितवा दें और हमें बांग्लादेश का सरबराह बना दें तो सारे हिंदू जो हैं वो सिक्योर हो जाएंगे। बांग्लादेश सबके लिए है, हिंदू के लिए, क्रिश्चियन के लिए, बुद्धिस्ट के लिए। तो ये बहुत बड़ा एक पैगाम उन्होंने दिया है कि जो यहाँ पे इंडिया में जो ढोल बजाया जा रहा है कि हिंदू का कत्लेआम हो रहा है बांग्लादेश में और हिंदुओं को ऐसे मारा जा रहा है, तो अगर उनको मारा जा रहा है तो हम मुसलमानों को मार रहे हैं, हम उनकी लिंचिंग कर रहे हैं। ये जो इंडिया में जो एटमॉस्फेयर बन रहा है, अब मैं ये आपको यहाँ पे बिल्कुल खुल के बता सकता हूँ कि देखिए बांग्लादेश में जमायत इस्लामी के ऐसी एक पार्टी का कोई ओहदेदार मंच पे आके ये बोल रहा है कि हम हिंदुओं की सिक्योरिटी लेंगे, हम हिंदुओं की मुहाफजत करेंगे। कोई हिंदुस्तान में कोई भी बीजेपी का लीडर या किसी भी पार्टी का लीडर ये कह रहा है क्या? ये वाकई बड़ी बड़ी कड़वी हकीकत है। इससे एक चीज और मेरे ज़हन में आ रही है कि इसका मतलब भारत के डिप्लोमेट्स काम कर रहे हैं बांग्लादेश में और उनके अच्छे रिश्ते शायद जमात इस्लामी के साथ भी हैं। तो जमात इस्लामी को शिद्दत पसंद कहा जाता है, भारत के वहां भी रिश्ते हैं। उधर तालिबान को अब तक टेररिस्ट कहते रहे थे, उनके साथ भी आरएसएस और बीजेपी की सरकार के रिश्ते बढ़ रहे हैं। तो यह सियासत क्या क्या करा देती है पार्टियों को, जबान पे कुछ अंदर कुछ। अच्छा, अब थोड़ा सा आखिर में क्रिकेट की सियासत को भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास 2-3 मिनट बाकी हैं, इसमें जरा आप ये क्रिकेट वाली सियासत क्या हो रही है? जमात इस्लामी की जो बात है, इसमें एक और लाइन जोड़ना चाहिए कि हमारे जो एम्बेसडर हैं, इंडिया के एम्बेसडर हैं जो बांग्लादेश में हैं, वो जमात इस्लामी के लीडर से मिले, उनसे बाकायदा किया और उनसे बातचीत की बांग्लादेश की सियासत के ऊपर। तो ये एक बड़ा संकेत है कि इंडिया जो है अब हसीना वाजिद को पीछे छोड़ चुकी है। अब वो या तो बीएनपी की जो कि तारिक रहमान है वही आने वाले हैं नए, मतलब वहां के प्राइम मिनिस्टर बनके, या नहीं तो उनके साथ मिलकर जमात। उनको भी हमारे मोदी जी ने एक बहुत ही अहम खत भेजा था उनकी वालदा के इंतकाल पर, तो उनके नई सरकार के साथ वो नजदीकी रिश्ते बनते नजर आ रहे हैं। आखिर में क्रिकेट वाली सियासत पर एक 2 मिनट का कमेंट चाहिए मुझे कि ये बांग्लादेश और भारत के बीच में जो कुछ चल रहा है वो क्या है? देखिए ये बड़ी बड़ी लंबी गुफ्तगू है, लेकिन उसको बहुत शॉर्ट में ये कह सकता हूं। मैं पहले खबर पे आ जाऊं कि इंडिया जो है वो मतलब जो आईसीसी है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, उसके सरबराह जो हैं जयंत शाह हैं, अमित शाह के अपने बेटे हैं और वो क्रिकेट को संभालते हैं इंडिया के। और वही जो है अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन है वो। तो दोनों भी उनके पास है, इंटरनेशनल भी है और जो इंडिया की है।
अब यहाँ पे बात जो है वो चल रही थी कि इंडिया और बांग्लादेश के जो कड़वाहट हुए रिश्ते हसीना वाजिद के बाद से हुए हैं, उसमें क्या हुआ था कि कलकत्ता नाइट राइडर्स जो कि शाहरुख खान की कंपनी है, जो कि फ्रेंचाइजी है क्रिकेट की, उसने जो है वो बांग्लादेश के एक प्लेयर को 8 करोड़ के ऊपर जो है एंगेज किया था अपने यहाँ खेलने के लिए। अब हमारे जो 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 संघी हैं या जो बीजेपी हैं या जो के उन्होंने उस पर एतराज किया कि आप बांग्लादेश के प्लेयर को कैसे लेते हैं। पाकिस्तान तो बैन है, पाकिस्तान के खिलाड़ी नहीं खेल सकते इंडिया के आईपीएल में। अब उसके ऊपर जब ये हुआ तो शाहरुख खान प्रेशर में आ गए। कोई बैन नहीं था, आईसीसी ने बैन नहीं किया था, ना ही बीसीसी ने बैन किया, तो उसको उन्होंने रिलीज कर दिया। उन्होंने कहा कि आप जाइए घर, तो वो चले गए वापस बांग्लादेश। अब ये बांग्लादेश ने क्रिकेट बोर्ड ने अपना ह्यूमिलेशन, मतलब उनको ह्यूमिलेट किया, उनके खिलाड़ी को जो है ले लिया। अब हुआ बात ये कि अब यहाँ पे जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर अभी टूर्नामेंट हो रहा है फरवरी के अंदर, उसमें बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट किया कि हमारी जो टीम है वो श्रीलंका में जाके खेलेगी न्यूट्रल ग्राउंड में, हम भारत नहीं आएंगे, हमें सिक्योरिटी का खर्चा है, तो हम यहाँ नहीं आएंगे। जो कि इंडिया ने यही करके जो है, यही बात इसी आर्गुमेंट को लेके पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था, और वो शारजा और दुबई में मैच खेल रही थी इंडिया। अब वही जो है बांग्लादेश ने डिमांड किया कि हमको न्यूट्रल वेन्यू पे खेलिए। अब इस पे हमारे जैन शाह साहब जो हैं और जो उनके साथ जो लोग हैं, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया। उन्होंने कहा कि साहब आपको खेलना है तो आप इंडिया के सॉइल पर खेलिए, नहीं तो हम आपको बाहर कर देंगे। यानी अब बांग्लादेश के वक्त की कमी की वजह से एक नतीजा मैं निकालना चाह रहा हूं कि एक तरफ तो बांग्लादेश के खिलाड़ी को शाहरुख खान ने हायर किया उसके खिलाफ, और अब बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को भारत में यानी मेजबानी करने के लिए भी तैयार है। इसलिए इन्हें यह नहीं पता चल रहा है कि नफरत करें भी तो कैसे करें, क्या कुछ करें। एक खिलाड़ी हमें कबूल नहीं है, पूरी टीम हमारे देश में आ जाए। तो ये इस किस्म के लोगों को ये पता नहीं होता कि लॉजिक क्या चीज है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुस्तफा साहब। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।